सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों में सरकार ने क्या पाया, क्या पाने की चेष्टा है, वो सब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि सरकार में है, अरुण जेटली जी, इस देश के वित्त मंत्री। और अगर ये कहा जाए कि सरकार में एक ट्रबल शूटर हैं ये, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, 2 साल पूरे हो गए। 2 साल में सवाल ये आता है मन में कि आखिर क्या क्या अचीवमेंट्स है और ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लगता है कि शायद ये हो सकती थी, कुछ कमी रह गई, ये हो सकता था। देखिए, किसी भी सरकार के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है उस सरकार की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी। और इस देश का दुर्भाग्य था कि यूपीए के 10 वर्षों में शासन और सरकार की विश्वसनीयता बहुत नीचे तक पहुंच गई थी। ईमानदारी के मामले में कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन कोई ना कोई नेगेटिविटी भ्रष्टाचार की सामने ना आ जाए। मैं वो पूरी गिनती नहीं गिनाता। महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे, कठिन और कठोर भी निर्णय लेने होते थे, उसको लेकर एक नकारात्मक भावना पूरी दुनिया में थी, निर्णय ले नहीं पाते थे। पहली बार इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस का शब्द इस्तेमाल हुआ। अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता नीचे हो गई। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है लोकतंत्र में। वहां निर्णय लेने का अधिकार उस पद में नहीं रहा, निर्णय कहीं और होते थे और इसलिए उस प्रकार से शासन चल नहीं सकता था। मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसने शासन और सरकार की विश्वसनीयता, सरकार का इकबाल दोबारा कायम किया है। सरकार में अंतिम शब्द प्रधानमंत्री का होता है। अपने राजनीतिक स्टाइल से वो निर्णायक हैं, डिसाइसिव हैं, निर्णय से दूर नहीं भागते। और एक के बाद एक पिछले 24 महीनों में सरकार हर क्षेत्र में, हर विभाग में कभी कठिन, कभी सरल, कभी कठोर, कभी स्वाभाविक, हर प्रकार के निर्णय लेती है। और पूरे विश्व की एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी, जहां मंदी का माहौल है पूरे विश्व में, भारत एक अपवाद के रूप में फिर भी आगे बढ़ रहा है। आज तक इस देश के इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया कि किसी ने कहा हो कि 2 लगातार साल भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। ये पहली बार हुआ और तब हुआ जब दुनिया में मंदी थी और हर एक को कमजोर होना चाहिए था। अब आपने दूसरा सवाल पूछा, और आप क्या कर सकते थे? मुझे लगता है कि कभी भी अपने काम से संतुष्ट हो जाना यह पर्याप्त नहीं होता। बाकी दुनिया की तेज गति में, जहां दुनिया 2, 2.5, 3% से ज्यादा नहीं ग्रो कर रही, 7.5% पे हम बहुत आगे हैं। उनकी तुलना में बहुत आगे हैं, लेकिन अपने मापदंड पे अभी आगे नहीं है। लेकिन जेटली साहब, क्या जीडीपी जिस ढंग से बढ़ रही है, आगे अच्छी तरीके से बढ़ रही है, 8-9% तक आपको लगता है और बढ़ सकती है? क्या कोई अड़चन है उसके आगे बढ़ने में? देखिए, इसके कई फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि जिसको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं या इस वक्त के नेगेटिव्स कह सकते हैं, ये 7.5% जो हमने बनाई, इसमें पहला वेरिएबल यह है कि विश्व की स्थिति क्या होगी। विश्व अगर तेजी से आगे बढ़ेगा तो उसमें फिर भारत के लिए 9% को क्रॉस करना संभव होगा। विश्व में अगर पुल डाउन करेगा, मतलब विश्व की हवा हमारे समर्थन में आने की बजाय हमारे खिलाफ होगी, तो फिर उस आंकड़े तक पहुंच पाना चुनौतीपूर्ण है, कठिन है। तो पहला वेरिएबल है ग्लोबल सिचुएशन। उससे आपका जो व्यापार है वो सब सुकड़ जाता है, ग्लोबल डिमांड सुकड़ जाती है, जो आज की परिस्थिति है। दूसरा वेरिएबल है मौसम, बरसात। 2 साल लगातार बरसात कम रही। उससे केवल कृषि की पैदावार कम नहीं होती,
उसका दूसरा असर होता है कि 55% लोगों की खरीदारी करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये दो कमजोरी रही। इसमें क्या लगता है, क्या विश्व की स्थिति सुधरेगी? मुझे आज की तारीख में सुधरती हुई नहीं दिखती। तो मैं स्पष्ट हूं, तो पहला वेरिएबल जो है वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा वेरिएबल मौसम का, जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन संभावनाएं दुनिया क्या दिखला रही है। अभी तक मेट डिपार्टमेंट का जो कहना है कि उस स्थिति में इस बार सुधार होगा, 106% बरसात होगी, 2-4-5% उससे कम भी हो गई तो फिर भी रूरल डिमांड, एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। राज्यसभा के सांसद होते हुए विजय माल्या बैंक का पैसा लेकर चले गए, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जा सकी, उनको रोका नहीं जा सका। ये देश कानून से चलता है, टेलीविजन चैनल से नहीं चलता। लेकिन अब इस केस के बाद कम से कम आगे ऐसा ना हो, प्रश्न से बताओ, टेलीविजन चैनल पे सिर्फ टिप्पणी होती है, कानून से चलता है। क्या जिस दिन वो इस देश से गए कोई उसकी रुकावट का कोई कानून था, कोई उनके खिलाफ आदेश था? स्वाभाविक है नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया केवल अपने आप को कटघरे में नहीं खड़ा किया, भारत के सारे प्राइवेट सेक्टर को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज जब प्राइवेट सेक्टर के लोग बैंक्स के पास जाते हैं तो उद्योग के लोग मुझे बतलाते हैं कि बैंक्स उनको शक और शुबा की नजर से देखने लग पड़े हैं। बैंकों में आज भी इतनी क्षमता और ताकत है कि वो भाग गए, उनके जितने एसेट्स हैं देश में और दुनिया में उनको अटैच करेंगे। बैंकरप्सी लॉ में हमने यहां तक कहा कि दूसरे देशों के साथ समझौता करेंगे, जो ग्लोबल एसेट्स है वहां तक हम हाथ डाल सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई पूरी कोशिश करते रहेंगे और एक बड़ा आदमी इतनी बड़ी उद्योग चलाए, एक फ्यूजिटिव की तरह, भगौड़े की तरह रहे, ये उनको कितना अच्छा लगेगा मुझे मालूम नहीं है। तो इसलिए एक उदाहरण ये सेट किया कि वो भाग सकते हैं, लेकिन क्या अब हमारी सरकार यहां से एक कठोर कदम उठाएगी कि आगे ऐसा कुछ ना हो? कि कानून के दायरे में इन्फोर्समेंट, सीबीआई सारे कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आपको व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि भागने से केवल आप एसेट्स को ले जा नहीं सकते। व्यक्ति भाग सकता है, उसकी संपत्ति नहीं भाग सकती। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, एक में तो नॉर्थ ईस्ट में पहली बार बीजेपी की सरकार आई, फील गुड फैक्टर है बीजेपी के अंदर इस वक्त। 4 राज्यों में अच्छी परफॉर्मेंस रही, वोट प्रतिशत बढ़ा। तो आपका जो एक सपना रहा है जीएसटी को पास करवाने का, आपको लगता है इसके बाद आप जीएसटी पास करवा पाएंगे? ममता, जयललिता सब आपके साथ आएंगे? मेरी प्राथमिकता ये रही है पिछले 2 वर्षों में कि जीएसटी पारित कराने के लिए हम हर राजनीतिक दल को बोर्ड पे लाएं, और उसके पीछे एक कारण है। आज राज्यों के टैक्सेस हैं, केंद्र के टैक्सेस हैं। जीएसटी के बाद इस देश में टैक्सेस की एक कॉमन प्रणाली देश में हो जाएगी, और उस कॉमन प्रणाली को जीएसटी के माध्यम से किया जाएगा। जीएसटी की काउंसिल होगी, वो उसके दर तय करेंगे, और टैक्सेस का जो कलेक्शन है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होगा। क्योंकि राज्यों ने भी इसको लागू करना है केंद्र के साथ साथ, तो हर राज्य को अपने साथ रखना, और कोई ना कोई राजनीतिक दल तो हर राज्य में, किसी ना किसी राज्य में सरकार में है। तो कंसेंसस इसके लिए, आम सहमति इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अब कांग्रेस पार्टी ने ये कानून बनाया, कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों को विरासत में मिला और अच्छा आइडिया था, हम उसका पूरा समर्थन करके आगे ले जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं, और कांग्रेस उसमें छोटे छोटे अब प्रश्न खड़े करने लग पड़ी है। यानी कि जो प्रणब बाबू ने या चिदम्बरम साहब ने एक कानून बनाया और जिसको इंट्रोड्यूस किया, अब कांग्रेस उसी में ही तकलीफ निकालने लग पड़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी प्रेफर्ड ऑप्शन तो है कि सबको आम राय पर साथ लेकर चलना, और मैं अंतिम दिन तक इसका पूरा प्रयास करूंगा। और अगर नहीं मानते तो फिर कभी ना कभी तो पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था के मुताबिक वोट हो जाए संसद में, लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा उसमें वोट कर ले और फिर तय कर ले। और मुझे पूरा विश्वास है कि वोट का आंकड़ा जीएसटी के पक्ष में है। अरुण जी, 1 साल पहले भी जब सरकार का 1 साल हुआ था और हमने आपसे बात की थी, तब ये परसेप्शन था कि अभी क्योंकि सरकार को 1 ही साल हुआ है तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं अभी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। अब जब लगभग आधा साल पूरा, 2-2.5 साल पूरा होने वाला है, आपको लगता है कि बार बार आपके सांसदों को, मंत्रियों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जाकर सरकार की नीतियां बताओ, योजनाएं बताओ? क्या अभी भी विपक्ष की जो धुन थी वो नहीं निकल पाई? मैं आपको एक चीज बता दूं कि विपक्ष का एक दायित्व होता है, लेकिन उसकी हमें बहुत चिंता नहीं है।
मैं तो चाहूंगा कि इस देश के अंदर विपक्ष अच्छा हो, अच्छे तर्क दे, अच्छे लॉजिक दे। और कई बार मुझे स्वयं लगता है कि संसद के भीतर जिस प्रकार के तर्क कई बार विपक्ष के कई सदस्य आते हैं, तो जिस तरह का विपक्ष हम लोग दिया करते थे उसकी तुलना में बहुत कमजोर है। लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी भी सरकार के लिए आवश्यक है कि अपने निर्णय जनता तक हम कम्युनिकेट कर पाएं, और कई बार सरकारें नहीं कर पाती, और इसलिए वो कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत आवश्यक है। पार्टी को, सांसदों को, सारे को गियर्ड अप रखना, आगे रखना, ये बहुत आवश्यक होता है उसके लिए। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे बीजेपी के मंत्री सब? सोशल मीडिया भी उनको बताना पड़ रहा है, सोशल मीडिया से करो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि लोग फील है, हमारे बहुत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का एक स्टाइल है कि लोगों को ऊपर आप सक्रिय रहने का दबाव रखो, ये उसके संगठन चलाने के एक तरीके होते हैं। आपको लगता है कि चाहे वो संसद हो या संसद से बाहर हो, कई सारे पॉलिटिकल डिसीजन ऐसे इस गवर्नमेंट ने लिए जिसकी वजह से विपक्ष बदले की राजनीति के आरोप लगाता रहा, चाहे वो गांधी परिवार पे बहुत सारे ऐसे हमले बोलने रहे हों, जो एक लैंग्वेज जिस तरह की यूज की गई उनके खिलाफ, तो वो सब लोग लामबंद हुए। मैं तो ये मानता हूं कि चाहे कोई भी विषय हो, भाषा का प्रयोग और बहस का स्तर हल्का नहीं करो। विरोधी के बारे में भी टिप्पणी करनी है तो उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए, नंबर 1। दूसरा, जहां तक संभव हो विषयों पे बोलिए, व्यक्तियों पे मत बोलिए, उससे बात में वजन बढ़ता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैंने अभी एक कांग्रेस के नेता का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि हमारे इतने 4 लोगों के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, और केसेस बनाए तो हम जीएसटी पास नहीं होने देंगे। अरे भाई, अगर एचएसबीसी में, जिनीवा में आपके लीडर का अकाउंट पकड़ा गया तो हम क्या उसके साथ समझौता करें? कल को अगर आपके एक मुख्यमंत्री ने बैंक के अंदर जाकर करोड़ों रुपया कैश में जमा करा दिया और उसको कहा ये मेरा हो गया, तो क्या उसके ऊपर सीबीआई आंखें बंद कर ले? मतलब एक एक्सट्रीम भ्रष्टाचार के केसेस हैं, कम से कम पार्टियों को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि ऐसे केसेस के डिफेंस में ना आए। अरुण जी, एक तरफ 5 राज्यों को जो नतीजे अभी आए हैं, बीजेपी गदगद है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में जो कांग्रेस मुक्त भारत की आप लोगों की शुरू से मोदी जी की घोषणा थी, और राहुल गांधी की लीडरशिप और कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं, सर्जरी की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि बहुत जो मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो उस दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का यह मतलब नहीं कि आप एक राजनीतिक दल को समाप्त कर दो, कि इन लोगों ने जिस प्रकार का शासन इस देश को दिया तो इनको सत्ता से हराओ, मतलब मूल उसका अर्थ यह था। कांग्रेस पार्टी रहनी चाहिए, कोई भी विपक्ष देश में रहना चाहिए, और बीजेपी के अलावा दूसरा राष्ट्रीय दल आज देश में कांग्रेस ही है, वो रहे, मुझे कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कम से कम आत्मनिरीक्षण तो कर लें कि एक एक राज्य में एक के बाद एक ये परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है। अरुण जी, अभी वो टैक्सेस के ऊपर एक बात हुई थी, इससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं जो सीधे सीधे मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ होता है, ऐसी धारणा है कि सरकार के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनकम टैक्स के जरिए आता है, लेकिन सिर्फ 2.5% लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं या जो टैक्स का रेवेन्यू सरकार के पास आता है। तो इस दायरे को बड़ा क्यों नहीं किया जाता कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ सकें? क्या इसके लिए आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं? ईमानदारी से अगर इसका सवाल पूछें, हाँ, और कितने लोग तो ऐसे जो टैक्स देते ही नहीं है। और ये जो आपने आखिरी बात कही, ये सच कहा है आपने बिल्कुल। आज हमारे देश में लगभग 3.5-4 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और हम लोगों ने अब दूसरे तरीके बनाए हैं, जिसमें से एक तरीका है टीडीएस का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसको जोड़ लिया जाए तो लगभग 5.5-6 करोड़ लोगों टीडीएस तक के दायरे में आ जाते हैं, तो टैक्स उनका आ जाता है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते। बाद में हर साल उनमें से हम 20-30 लाख लोगों को, नॉन फाइलर्स को और जोड़ते हैं। टैक्स इवेजन बहुत बड़ा स्वभाव है लोगों का, और पिछले 2 वर्षों में हमने संख्या भी बढ़ाई है लोगों की। उस संख्या के साथ साथ जो लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करो लेकिन एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, हेल्थ की, हाउसिंग की, किराए की, वो भी देने का प्रयास करते हैं। पर एक चीज याद रखिए कि इस संख्या में एक
कई बार स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से गलत इंप्रेशन आता है। इस देश में 125 करोड़ लोग हैं, लगभग 25 करोड़ परिवार हैं। आप 25 करोड़ परिवारों को में से 55% कृषि में है, कृषि में टैक्स नहीं लगता, तो उस 25 में से आप 55% को निकाल दो। फिर उसके बाद बीपीएल परिवार, कुछ गांव के कुछ शहरों के, उनको आप काट दो, तो मतलब मारा गया फिर आम आदमी। तो फिर इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो उसमें से निकल जाती है। और ऐसा मेरा अपना आकलन है, कोई इस पे कैलकुलेशन नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब में से हर व्यक्ति अगर टैक्स दे तो लगभग 8 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो टैक्स देंगे। उनमें से कुछ ऐसे परिवार चंद एक हैं जिनमें टैक्स देने वाले 2 व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो उसमें और जुड़ सकते हैं। अगर हम आज से ठीक 2 साल पहले के आंकड़े देखें, देश अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक मिडिल क्लास, एक कॉमन मैन वो ये जानना चाहता है उसकी जेब में क्या आ रहा है। दालों के कुछ दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम आज से 2 साल पहले 71 रुपए का था, अभी 61-62 रुपए का है। क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन डबल नीचे आ चुका है। तो देश के अकाउंट में, देश का जो खजाना है उसमें तो पैसा आ रहा है, लेकिन एक जो आम इंसान है वो ये जानना चाह रहा है कि एक मिडिल क्लास, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। देखिए आप, और आप चाहें तो मैं कुछ आपसे आंकड़े भी डिस्कस कर सकता हूं यहाँ पर। हाँ। मैं आपको तीनों विषयों पे बता दूं जो आपने कहा। तेल का दाम जो कम हुआ, उससे जो लाभ हुआ हमने 3 हिस्सों में बांटा। जब दाम कम होता है तो जो तेल कंपनियां हैं इस देश की, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो फ्यूचर के हिसाब से खरीदती हैं। उसने $80 में खरीदा और बेचने गए तो $60 दाम हो गया था। 30,000 करोड़ रुपया इस देश की तेल कंपनियों को घाटा था। इसलिए उस घाटा पूरा करना भी उस तेल के दाम का एक हिस्सा है। दूसरा, इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एकदम पैरालाइज हो गया। हमने 2 हिस्सों में उसमें बांटा। हर 15 दिन बाद कम होता है या घटता है, तेल कंपनियां उसके हिसाब से दाम बदलती हैं। एक बड़ा हिस्सा हमने उपभोक्ता को दिया और दूसरा बड़ा हिस्सा सरकार की जेब में नहीं गया। वो जो पेट्रोल खरीदने वाला था, वो जो कार चलाता है, उस कार जिस हाईवे पे और सड़क पे और ग्रामीण सड़क पे चलती है, वो उसके लिए गया। और इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि इस विषय को उस गंभीरता से समझे। इस देश में हाईवेज कैसे बनेंगे? 30% की बजाय आपके ऊपर टैक्स 60% किया जाए, यहां तो उससे पैसा आ सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है पैसा लाने का। और इसलिए जो हाईवेज में, रूरल रोड्स में, रेलवेज में जहां तेल का प्रयोग होता है, उस प्रयोग में जो रिकॉर्ड फंडिंग पिछले 2 साल में हुई है, जो दुनिया की मंदी के माहौल में जो 7.5% ग्रोथ हुई है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने से हुई है। 2019 सामने है, मोदी जी ने आते का 10 साल तक मैं रहूंगा, हिलने वाला नहीं। और जिस ढंग से चुनाव नतीजे बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, बहुत जल्दी है ये कहना। अभी तो ये संघर्ष हो रहा है कि जो सामने वाला होगा उसका स्वरूप क्या होगा। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि सामने वाले का एक बार स्वरूप तय हो जाए तो फिर 2019 की चर्चा तब शुरू करेंगे। तो आपका इशारा नीतीश कुमार होते हैं, ममता होती हैं, जयललिता, इनका फ्रंट या कांग्रेस को? मैंने ये बात पहले भी कही जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे थे, कोई भी अगर नेशनल अलायंस बनता है तो उसका एंकर मजबूत होना चाहिए। और आप कोई केवल 15, 20, 25 सीट वाला एंकर हो लोकसभा में और वो एक नेशनल अलायंस लीड कर ले, उससे कभी स्टेबल सरकार नहीं बन सकती। यूनाइटेड फ्रंट का एक्सपीरियंस है, नेशनल फ्रंट का एक्सपीरियंस है, मतलब ये देश इतनी काफी बड़ी कीमत उसके लिए अदा कर चुका है। बट उत्तर प्रदेश में आपको कुछ होप दिखाई दे रही है? जितनी आपने तमाम बातें कही, आपको लगता है वो बातें ऐसी हैं जो वोट बैंक में सेंध लगा सकती हैं आपकी सरकार? देखिए, हमारा देश भर में वोट बढ़ रहा है। ये तो केरल से भी स्पष्ट है, बंगाल से भी स्पष्ट है, असम में तो निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ। तो वो बढ़ते हुए वोट का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पंजाब जो चुनाव है आगे, क्रूशियल चुनाव है दोनों के दोनों, तो जो आसाम से माहौल बना है, बीजेपी ये मान रही है, तो कैरी फॉरवर्ड होगा? और क्या उत्तर प्रदेश में फेस देंगे जिस तरह से आसाम में फेस दिया? हर राज्य अपना स्क्रिप्ट खुद लिखता है। एक राज्य का स्क्रिप्ट दूसरे पे लागू नहीं हो पाता।
और इसलिए हमें ये असेस नहीं करना चाहिए कि इस राज्य में जीते तो वाले में ये रिजल्ट होगा। हर राज्य का स्क्रिप्ट अपना होगा। फेस होगा यूपी में, आपको लगता है फेस देने से फायदा होगा कोई? पार्टी जो तय करेगी आपको जानकारी दे देंगे। अरुण जी, अभी आप लगातार विकास की बात कर रहे हैं और मोदी जी ने भी कहा कि विकास का ही एजेंडा जो है उसकी वजह से असम में ये जो पूरा परिणाम आया वो सामने आया, लेकिन पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं जो जब से पार्टी में आए हैं तब से अलग अलग विचारधारा पे वो बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात करते हैं। अभी उन्होंने राजन को लेकर इस तरह से बयान दिए। जो आपको ऐसा लगता है कि जो पार्टी की छवि बन रही है कि जो पार्टी कहना चाहती है वो खुद नहीं कहती, ऐसे चेहरों को आगे लाकर कह देती है, या ये गलत है इस तरह की बातें करना? देखिए, मैं इन विषयों पर कभी टिप्पणी नहीं करता और पार्टी का जो स्टैंड होता है वो होता है जो पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं। मैं उसी को ही पार्टी का स्टैंड मानता हूं। तो रघुराम राजन जी को दोबारा टर्म मिलेगा काम करने का मौका? इन चर्चा विषयों पे चर्चा कभी सार्वजनिक रूप से नहीं होती। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला।